हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th आरबीएससी और 11th एनसीईआरटी के अंदर एंजाइम पढ़ रहे थे और अब आज हमारा एंजाइम का जो टॉपिक है वो है एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। स्ट्रक्चर पढ़ लिए, एंजाइम्स के गुणधर्म पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए एंजाइम को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हम बात करें तापक्रम। एंजाइम को प्रभावित करने वाला पहला कारक है तापक्रम या टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 2 हम बात करें पीएच यानी माध्यम का पीएच। नंबर 3 हम बात करें जल वियोजन। नंबर 4 हम बात करें जो क्रियाधार है या सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता। क्रियाधार या आधारी जो पदार्थ होता है, क्रियाधार की सांद्रता ठीक है। इसके अलावा हम बात करें एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता, ठीक है। साथ ही हम बात करें एंजाइम निरोधक, एंजाइम निरोधक। तो मोस्टली ये कारक हैं हमारे पास में जो एंजाइम को प्रभावित करते हैं। तापक्रम है, पीएच है, जल वियोजन है, या मैं ये कह सकता हूँ नमी या माध्यम, ठीक है। क्रियाधार की सांद्रता है, एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम निरोधक, ठीक है। ये कुछ हमारे पास में कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं तापक्रम, ठीक है, टेम्परेचर। तापक्रम की बात करें तो हमने पहले भी इसके गुणधर्मों में भी बताया था कि जो अनुकूल ताप होता है, अनुकूल तापक्रम, ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एंजाइम्स की सर्वाधिक जो क्रियाशीलता होती है, जिस टेम्परेचर प्रास पर होगी, जिस तापमान प्रास पर होगी, उसी को अनुकूल तापक्रम कहेंगे। और वो तापक्रम हमने बताया था 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। ध्यान रहे 0 डिग्री सेल्सियस से और अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस तक की बात करेंगे तो ये क्रियाशील रहता है, एंजाइम क्रियाशील रहता है, लेकिन सर्वाधिक क्रियाशील है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। और अगर हम टेम्परेचर और जो एंजाइम की क्रियाशीलता है उसके बीच में ग्राफ के द्वारा समझाएं, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है इसकी क्रियाशीलता बढ़ता जाएगा। और मोस्टली सर्वाधिक जो क्रियाशील होगा एंजाइम वो होगा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब धीरे धीरे जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है इसकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर इसकी क्रियाशीलता बिल्कुल मंद हो जाती है, ठीक है। ध्यान रहे अनुकूल जो टेम्परेचर है इसके मध्य अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यानी 25 से 35 करेंगे, तब तक इसकी जो क्रियाशीलता है, एंजाइम की क्रियाशीलता है, वो 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है, 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ अनुकूल तापक्रम जो होता है एंजाइम्स का, जो क्रियाविधि का या क्रियाशीलता का, वो 25 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है। वैसे एंजाइम क्रियाशील 0 डिग्री से 50 डिग्री तक होते हैं, लेकिन अधिक टेम्परेचर पर अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा माध्यम का या हम एंजाइम को टेम्परेचर देंगे तो एंजाइम हो जाते हैं विकृत, एंजाइम विकृत हो जाते हैं। और इस कंडीशन में जब एंजाइम विकृत हो जाते हैं उस कंडीशन में एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन्स
अधिक टेम्परेचर पे विकृत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तापमान है जो भी क्या करता है, एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। नंबर 2 हम बात करें पीएच की। देखिए नंबर 2 एंजाइम को प्रभावित करने वाला कारक है पीएच। पीएच की बात करें, देखिए पीएच भी बहुत इफेक्ट डालता है एंजाइम्स पर। अगर अनुकूलतम पीएच की बात करूं, किसी भी अभिक्रिया के अंदर अनुकूल पीएच जो होता है एंजाइम्स की सर्वाधिक सक्रियता के लिए, वो हमारे पास में 4 से लेके और 8 पीएच तक होता है। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर 5 से 7.5 तक भी मिल सकता है आपको। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, तो वो 4 से 8 पीएच के बीच में जो परास होता है, पीएच परास होता है, उसी के अंदर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं कौन, एंजाइम। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ विशिष्ट एंजाइम्स की बात करें, तो जैसे लारिए एमिलेज की बात कर लें। लारिए एमिलेज एंजाइम है, या इसको टाइलिन एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम 6.7 से 6.8 के बीच में सर्वाधिक सक्रिय होता है। ठीक है, ये स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम होता है जो लार में होता है। ये मोस्टली हमारे पास में 6.7 से 6.8 जो पीएच होता है उस पर सर्वाधिक सक्रिय होता है। इसके अलावा जैसे हम पेप्सिन की बात कर लें, पेप्सिन, ठीक है, ये पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम करता है, यानी ये 1 से 2 पीएच 1 से 2 पर सर्वाधिक सक्रिय होता है। ठीक है, जो आमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन में काम आता है। इसके अलावा हम ट्रिप्सिन की बात कर लें, ट्रिप्सिन, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्षारीय माध्यम में काम करता है जो अग्नाशयी रस के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, ये मोस्टली काम करता है हमारे पास में जो 7 से ऊपर का पीएच 7.5 से लेके और 8.5 के बीच में जो है सबसे ज़्यादा काम करता है। राइट, तो ये एंजाइम्स जो है इनको ये पीएच भी प्रभावित करते हैं। अगर मान लीजिए लार के अंदर या मुंह का पीएच मान इससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उस कंडीशन में क्या नहीं होगा, एमिलेज क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, या इसकी सक्रियता क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है पीएच है जो प्रभावित करता है एंजाइम को। नंबर 3 बात करें, नंबर 3 जल वियोजन, या मैं इसको ये कह सकता हूं कि जल की प्रेजेंटेशन भी प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए शुष्क बीज होते हैं, जैसे शुष्क बीज, उनमें नमी बहुत कम होती है, जल बहुत कम होता है, तो इनके बीजों के अंदर एंजाइम कम सक्रिय होते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जहां नमी नहीं होती है वहां पर एंजाइम कम सक्रिय होते हैं, यानी कि एंजाइम्स सक्रियण के लिए, एंजाइमों को एक्टिव करने के लिए जल की उपस्थिति जरूरी है, जल वियोजन जरूरी है, क्योंकि जल की उपस्थिति में एंजाइम्स जो हैं उनके जो एक्टिव साइट हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में जल की उपस्थिति है वो भी प्रभावित करती है। इसीलिए शुष्क जो बीज होते हैं, सूखे बीज जो है अंकुरित नहीं हो सकते हैं जब तक हम उसके अंदर जो है उनको नमी में नहीं डालेंगे तब तक। यही कारण है क्योंकि उनके एंजाइम क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट बात करिए क्रियाधार की सांद्रता। ठीक है, क्रियाधार की सांद्रता। अब 2 चीजें आती हैं, देखिए बेटा, अभिक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, यानी क्रिया करने वाले जो आधारी पदार्थ होते हैं, किसी भी अभिक्रिया में क्रिया करने वाले जो आधारी पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं क्रियाधार। क्रियाधार, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं सबस्ट्रेट या क्रियाधार के नाम से हम इनको जानते हैं। देखिए,
जो अभिक्रिया के अंदर मुख्य आधार का काम करने वाला पदार्थ है वो क्रियाधार है, और अगर इसकी सांद्रता की बात कर लें वो एंजाइम को कैसे प्रभावित कर रही है। देखिए, अगर क्रियाधार की सांद्रता को हम प्रारंभिक रूप में बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रारंभिक रूप में अगर बढ़ाते हैं, बढ़ाएं, ठीक है, इसकी सांद्रता को अगर बढ़ाएं तो एक निश्चित मात्रा तक या सांद्रता तक अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की दर है बढ़ेगी, बढ़ती है, या मैं कह सकता हूं एंजाइम की सक्रियता बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। कारण इसको समझने की जरूरत है। देखिए, एंजाइम होते हैं, उनमें होते हैं एक्टिव साइट यानी क्रिया स्थल होते हैं, ठीक है, और क्रियाधार इन क्रिया स्थलों पर जुड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर एंजाइम हमारे पास में शुरुआत में अगर क्रियाधार की मात्रा सांद्रता कम है और एंजाइम्स के पास में क्रिया स्थल अधिक हैं, तो उस कंडीशन में कुछ क्रिया स्थल एंजाइम के मुक्त रहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम जो है क्रियाधार बढ़ा रहे हैं तो क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट है वो जो फ्री एक्टिव साइट है या क्रिया स्थल है वहां पर जाकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक निश्चित सांद्रता के बाद में क्या होते हैं कि एंजाइम के पास में क्या नहीं बचते, क्रिया स्थल नहीं बचते हैं, फ्री क्रिया स्थल नहीं बचते हैं। उस कंडीशन में अगर हम फिर सांद्रता बढ़ाएंगे क्रियाधार की, ठीक है, तो क्रियाधार को जोड़ने के लिए जब क्रिया स्थल नहीं है तो उस कंडीशन में जो अभिक्रिया की दर है या एंजाइम की क्रियाशीलता है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। अगर हम इसको एक ग्राफ के द्वारा देखें, यहां हम केवल किसकी सांद्रता बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाने पर यहां पर ध्यान रहे एंजाइम की सांद्रता निश्चित है, ठीक है, एंजाइम नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर एंजाइम भी बढ़ाते रहेंगे तो दोनों बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो एंजाइम की निश्चित एंजाइम की सांद्रता पर अगर हम सबस्ट्रेट की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो एक निश्चित सांद्रता तक तो इसकी क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद में एंजाइम्स के पास में क्या नहीं बचेंगे, क्रिया स्थल नहीं बचेंगे, जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, स्थिर, ठीक है, स्टडी हो जाएगी। आ गई बात समझ में। तो अगर एंजाइम्स की मात्रा सांद्रता कांस्टेंट है और उस कंडीशन में अगर हम क्रियाधार सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाते हैं तो एक निश्चित सांद्रता तक अभिक्रिया की दर या एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ती है, उसके बाद में क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। कारण क्या बताया मैंने इसका, क्योंकि एंजाइम्स के पास में जो क्रिया स्थल है प्रारंभ में क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो हम क्रियाधार बढ़ाएंगे तो वो वहां पर जुड़ सकते हैं, लेकिन बाद में जब सारे क्रिया स्थलों पर सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा तो उसके बाद में इसके पास क्या नहीं बचेंगे, क्रिया स्थल नहीं बचेंगे जुड़ने के लिए, इसलिए हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एंजाइम की क्रियाशीलता, सॉरी एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता। देखिए, एंजाइम की सांद्रता की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। देखिए, अगर हम एंजाइम की सांद्रता को किसके अकॉर्डिंग बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, इसके अनुक्रमानुपाती होगी, यानी समानुपाती होगी। एंजाइम्स बढ़ाने पर जो है हमारे पास में अभिक्रिया की दर भी इसके अनुक्रमानुपाती होगी। कब तक होगी, जब तक सबस्ट्रेट मिलेगा तब तक। अगर मान लीजिए वही कंडीशन इसमें होगी कि अगर सबस्ट्रेट फिर जो है कंप्लीट सबस्ट्रेट जुड़ गया एंजाइम से,
फिर इसके फ्री साइट कोई काम के नहीं होंगे, यानी स्वतंत्र क्रियास्थल इसके कोई काम के नहीं होंगे क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं है। ठीक है, तो एंजाइम्स की सांद्रता एक निश्चित मात्रा तक बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर है इसके अनुक्रमानुपाती होती है, इसकी सांद्रता के समानुपाती ही होती है। उसके बाद में वो भी स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में एंजाइम की सांद्रता है। देखिए इसमें एक और है कि हमारे पास में अंतिम उत्पाद की सांद्रता, ठीक है, यानी कि उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता ये भी प्रभावित करती है। कैसे? देखो ये हमारे पास में क्रियाधार है, ठीक है, एंजाइम की यहां पर उपस्थिति है, एंजाइम की उपस्थिति, ये बन रहा है हमारे पास में प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये P, ये हमारे पास में S और ये E। ठीक है, ये सब शब्द ध्यान रखना, सबस्ट्रेट, एंजाइम और प्रोडक्ट। देखिए अभी एंजाइम न तो नष्ट होता है न बनता है, ध्यान रखना अभिक्रिया के अंदर, क्योंकि ये उत्प्रेरक है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिला हुआ है, इनमें कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में बंध बने हैं, उसके बाद में जो ये कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हो रहे हैं, इनके बंध टूटने के बाद में ये प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या कम हो जाएगा, हमारे पास में सबस्ट्रेट कम हो जाएगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस एंजाइम की सांद्रता तो अधिक हो जाएगी और क्रियाधार की सांद्रता कम हो जाएगी। हमने पीछे देखा क्रियाधार की सांद्रता बढ़ेगी तो एंजाइम क्रियाशीलता या अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ जब सबस्ट्रेट कम होता जा रहा है, इसकी सांद्रता कम होती जा रही है, तो उस कंडीशन में एंजाइम की क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, यानी अभिक्रिया धीमी पड़ जाएगी। प्रारंभ में अभिक्रिया तीव्र होगी, फिर धीरे धीरे जब प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि जो हमारा अंतिम जो पदार्थ है यानी प्रोडक्ट है, इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ सबस्ट्रेट कम हो जाएगा, तो इसके पास क्या फ्री जो साइट है, एक्टिव साइट है, वो ज़्यादा बन जाएंगे, ज़्यादा रह जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी धीमी हो जाएगी क्रियाविधि, या अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, या एंजाइम कम एक्टिव हो जाएगा। समझ गए? तो ये बात हम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटिव चीज़ें हैं जो ध्यान से समझनी है आपको। ठीक है, लास्ट हम बात करें एंजाइम निरोधक की। ठीक है, एंजाइम निरोधक ये किस प्रकार से एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसकी बात करें। देखिए समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम बात करें एंजाइम निरोधक होते क्या है। एंजाइम निरोधक क्या होते हैं? देखिए वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम करते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंजाइम निरोधक कहते हैं। इनको एंजाइम संदमक भी कहते हैं, एंजाइम संदमक, एंजाइम संदमक के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब बात करें, देखिए ये मोस्टली कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में साइनाइड है, साइनाइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, इसके अलावा कुछ जैसे Hg है, जो हमारे पास में लेड है यानी सीसा है, ठीक है, ये भी हमारे पास में किसका काम करते हैं, संदमक का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, ये भी जो है अभिक्रियाओं के अंदर मोस्टली काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैलिक अम्ल है, ठीक है, ये भी काम करता है, मैलिक अम्ल है। तो ये एंजाइम संदमक कहलाएंगे, एंजाइम निरोधक कहलाएंगे। ये मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये जो चीज़ समझने की है सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी एंजाइम संदमक यानी एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करने वाले जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रतिस्पर्धी, एक तो होते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक, और एक होते हैं अप्रतिस्पर्धी
निरोधक। दो प्रकार के होते हैं, देखो समझो। जहां नाम से पता चल रहा है प्रतिस्पर्धी, मतलब यहां कंपटीशन होगा, ठीक है। किस किस के अंदर? निरोधक, एंजाइम निरोधक की बात कर रहा हूं, एवं क्रियाधार, क्रियाधार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, कंपटीशन होते हैं। कारण क्या कि इन निरोधक जो पदार्थ हैं और क्रियाधार है, इनकी जो संरचना है, ठीक है, यानी इनकी दोनों की, निरोधक एवं क्रियाधार की संरचना समान होती है, समान होती है, ठीक है। इन दोनों की स्ट्रक्चर समान होती है, इसलिए ये दोनों ही एंजाइम से जुड़ने के लिए, किससे जुड़ने के लिए? एंजाइम के सक्रिय जो स्थल होते हैं, सक्रिय स्थलों से जुड़ने के लिए कंपटीशन करते हैं, स्पर्धा करते हैं, ठीक है। और दोनों की संरचना समान होने के कारण क्या होता है कि जो निरोधक होते हैं ये पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं। जब एंजाइमों के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाएंगे तो क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थलों से नहीं जुड़ पाएगा। उस कंडीशन, देखिए इधर देखिए, एक चित्र के माध्यम से हम समझे। ये मान लीजिए हमारे पास में एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, और ये जो है हमारे पास में, ये तो है सबस्ट्रेट, और ये है हमारे पास में जो क्या है, संदमक है, ठीक है, ये संदमक है हमारे पास में। देखो इन दोनों की संरचना, यहां से देखो, दोनों की संरचना ही इस सक्रिय स्थल से पूरक है, यानी ये दोनों समान हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस सबस्ट्रेट से पहले अगर यहां एंजाइम के इस सक्रिय स्थल से कौन जुड़ गया? निरोधक जुड़ गया, संदमक जुड़ गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इससे जुड़ने के लिए कंपटीशन होता है, इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। ये सोचता है मैं जुड़ जाऊं इससे, ये कहता है मैं जुड़ जाऊं इससे। तो अगर मान लीजिए ये निरोधक इसमें उपस्थित होते हैं इस अभिक्रिया के अंदर, तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि ये इससे जुड़ेगा, ये भी तो पहले जुड़ सकता है। तो जब ये इससे जुड़ जाएगा तो मुझे बताओ एंजाइम में सक्रिय स्थल बचा क्या? नहीं बचा। तो इस कंडीशन में जो क्रियाधार है ये एंजाइम से नहीं जुड़ पाएगा। इस स्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? सबस्ट्रेट के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाएगी, ठीक है, ये कारण है। यानी ये क्रियाशीलता को कम कर दिया इसके साइड पे जुड़कर, और इन दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है जुड़ने के लिए। समझ गए? आगे बात समझ। जैसे कि हम बात करें, ठीक है, सक्सेनिक अम्ल है, ठीक है, और एंजाइम है हमारे पास में डी हाइड्रोडिलेज एंजाइम, ठीक है। ये तो सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, और इस अभिक्रिया के अंदर एक मैलिक एसिड होता है, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल हमने बताया, ये मैलिक अम्ल हमारे पास में क्या है? निरोधक है, आइसोलेटर, निरोधक, ठीक है। अब देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या होता है? कंपटीशन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये निरोधक का काम करता है, ये एंजाइम्स के सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए इन दोनों में क्या होती है? कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस एंजाइम की क्रिया
क्रियाशीलता कम हो जाएगी, कारण क्योंकि इसके जो एक्टिव साइट हैं वहाँ पर ये क्या जुड़ जाएंगे, संदमक जुड़ जाएंगे। देखिए बार बार मैं संदमक भी बोल रहा हूँ, निरोधक भी बोल रहा हूँ, इनका मतलब एक ही है, ठीक है, जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं। देखें अब आप दिमाग लगाओ, अगर मुझे यहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाना है, यानी इस प्रभाव को कम करना है, प्रतिस्पर्धी जो प्रभाव है, निरोधक प्रभाव है, इसको कम करना है, तो मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा। देखिए राइट, इसमें मैं अगर सबस्ट्रेट की सांद्रता को बढ़ा देता हूं, इसमें यदि मैं क्या बढ़ा देता हूं, सबस्ट्रेट की सांद्रता को बढ़ा देता हूं, तो ये अधिक सांद्रता होने के कारण, सबस्ट्रेट की अधिक सांद्रता होने के कारण ये निरोधक को क्या कर देंगे, दबा देंगे, यानी इसको हरा देंगे, प्रतियोगिता में हरा देंगे, और क्या जुड़, ये जो सबस्ट्रेट है ये आसानी से इससे जुड़ने लग जाएंगे, यानी पहले जाकर जुड़ जाएंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा सबस्ट्रेट की मात्रा होगी, संरचना समान है इसलिए इसको पता नहीं कौन जुड़ेगा आके, क्योंकि ये भी जुड़ सकता है इससे, ये भी जुड़ सकता है, लेकिन इसकी संख्या ज़्यादा होगी, सांद्रता ज़्यादा होगी, मात्रा ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट की, तो ये आसानी से यहाँ तक जुड़ पाएगा, इसको प्रतियोगिता में हरा पाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, प्रतिस्पर्धी जो निरोधक होते हैं, ठीक है, उनके प्रभाव को, प्रतिस्पर्धी जो निरोधक होते हैं उनके प्रभाव को सबस्ट्रेट की यानी क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाकर, अभिक्रिया में जो सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है, उसकी सांद्रता को बढ़ाकर कम किया जा सकता है, यानी प्रतिस्पर्धी निरोधकों के प्रभाव को सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाकर कम किया जा सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं अप्रतिस्पर्धी, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि जो क्रियाधार है, क्रियाधार और जो निरोधक हैं, निरोधक, उनमें कंपटीशन नहीं होता, स्पर्धा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की संरचना समान नहीं होती, संरचना समान नहीं होती, समान नहीं होती, दोनों की संरचना इसमें समान नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो निरोधक हैं, अप्रतिस्पर्धी जो निरोधक हैं, ये मोस्टली एंजाइम से जुड़ जाते हैं, ये हमारे पास में एंजाइम है, तो ये एंजाइम से स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये एंजाइम से स्थायी रूप से जुड़कर, और एंजाइम के जो सक्रिय स्थल हैं, सक्रिय स्थल, ठीक है, की संरचना को बदल देते हैं, बदल देते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि जो निरोधक हैं, अप्रतिस्पर्धी निरोधक हैं, ये एंजाइम्स के साथ में स्थायी रूप से जुड़कर और एंजाइम के सक्रिय स्थलों को बदल देंगे। तो जब सक्रिय स्थल बदल गए इसके, तो उस कंडीशन में क्रियाधार इनके सक्रिय स्थलों से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि क्रिया स्थल और एंजाइम्स के जो बंधन स्थल हैं वो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अगर मान लीजिए इनके सक्रिय स्थल बिगड़ गए, इनकी संरचना बिगड़ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में यहाँ पर क्रियाधार नहीं जुड़ पाएगा, और उस कंडीशन में एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए कौन कौन से हैं जो अप्रतिस्पर्धी जो निरोधक हैं, वो कौन कौन से हैं। ये हमारे पास में साइनाइड है, ठीक है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा Pb है, Hg है, ठीक है। ये मोस्टली क्या हैं, ऐसे निरोधक हैं जो क्रियाधार के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट एंजाइम के साथ जुड़कर उनकी संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रियाधार नहीं जुड़ पाएंगे और एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए ऐसे जो निरोधक हैं, इनके प्रभाव को कम करने के लिए हम अभिक्रिया में किसकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, एंजाइम की सांद्रता बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ये निरोधक हैं,
एंजाइम्स के क्रियास्थल को बदल रहे हैं, उसकी संरचना को चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम एंजाइम बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में निरोधक कम पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्थायी रूप से जुड़ चुके होंगे पहले एंजाइम्स के साथ में। उसके बाद में जो एंजाइम्स की सांद्रता बढ़ा रहे हैं वो एंजाइम क्रियाधार के साथ में जुड़ जाएगा और काम करने लग जाएगा, राइट। तो एंजाइम्स की सांद्रता बढ़ाकर हम अप्रतिस्पर्धी निरोधक हैं इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, और प्रतिस्पर्धी निरोधकों के प्रभाव को हम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाकर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, ठीक है। वीडियो को 2 बार या 3 बार देखें और तसल्ली से, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। धन्यवाद।